Hello, student. Today we will talk about another type of parallel projection, that is oblique projection. ठीक है। अम, इसके पहले हम लोगों ने पैरेलल प्रोजेक्शन की का बेसिक देखा था, है ना। तो एक तो पैरेलल प्रोजेक्शन का फर्स्ट टाइप जो है वो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक तो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन की खास बात क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन में जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन होता है या प्रोजेक्टर लाइंस होती हैं वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। जो जिस बात का आपको ध्यान रखना है एक्चुअल में वो क्या है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन, नाम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्लिक ऑब्लिक मीन्स नॉट परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स जहाँ पे प्रोजेक्टेड इमेज डिस्प्ले होगा, है ना। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से आपका प्रोजेक्टर लाइंस, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टर लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, है ना। वो ऑब्लिक होगा, 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल बना रहा होगा। ठीक है। इसमें इस फिगर में भी आप चाहो तो देख सकते हो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन दिखा रहा है और प्रोजेक्टर मीन्स लाइन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टर लाइंस, दोनों इसमें दिखाए जा रहे हैं। जो कि प्रोजेक्टर लाइंस यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि 90 डिग्री पे हिट नहीं कर रही हैं, है ना। ये खास बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या समझना है कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन एक्चुअली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ कैवलियर प्रोजेक्शन एंड सेकंड इज़ कैबिनेट प्रोजेक्शन। जैसा कि आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना, कैवलियर प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना, और इवन न्यूमेरिकल भी आया हुआ है कैवलियर प्रोजेक्शन का और कैबिनेट प्रोजेक्शन का। तो इसको आप जो है ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला है। मैं इसको आगे बताता हूँ कैवलियर क्या होता है और कैबिनेट क्या होता है। ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिए कि प्रोजेक्टर लाइंस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे परपेंडिकुलर हिट नहीं करती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है, द कैवलियर प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन्ड when the angle between the oblique projector and the plane of projection is 45 डिग्री। ठीक है। ये कैवलियर प्रोजेक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का ऑब्लिक प्रोजेक्शन है जिसमें लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच के एंगल को बताया गया है। ठीक है। अभी हमने बताया ना 90 डिग्री नहीं होता है, जैसे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने देखा था कि लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे वो 90 डिग्री की जगह पे 45 डिग्री है। किस में? कैवलियर प्रोजेक्शन में। वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री की जगह पे 45 डिग्री हो गया है, वही लिख रहा है। एंड द फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर्स फॉर ऑल थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर इक्वल। ठीक है। फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर होता है कि रेशियो होता है, रेशियो बिटवीन प्रोजेक्टेड इमेज अपॉन रेशियो ऑफ प्रोजेक्टेड इमेज एंड आपका ओरिजिनल इमेज।
ठीक है। तो कितने फॉर शॉर्टनिंग फैक्टर मीन्स कितने रेशियो से जो इमेज बन रहा है रिड्यूस्ड इमेज बनेगा, है ना, कितने रेशियो से जो इमेज बनेगा रिड्यूस्ड इमेज बनेगा। ओके, तो इसमें लिख रहा है एंड द फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर फॉर ऑल थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर इक्वली मीन्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना, तीनों डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के तीनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट से फॉरशॉर्टनिंग, उसके साइज में फॉरशॉर्टनिंग मीन्स रिडक्शन होगा सेम अमाउंट का। ठीक है, इन आगे तक क्या लिखा हुआ है, इन कैवेलियर प्रोजेक्शन द रिजल्टिंग फिगर इज थिकर। ठीक है, थिकर मीन्स रिड्यूस्ड होगा। कैवेलियर प्रोजेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन विच द प्रोजेक्शन लाइन्स आर presumed to make a 45 degree vertical and 45 degree horizontal angle with the planar projection। planar projection से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही डायरेक्शन में 45 डिग्री बनेगा। किसका? लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का प्लेनर प्रोजेक्शन से एंगल। ये आपका कैवेलियर प्रोजेक्शन हो गया। अच्छा, अब कैबिनेट प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि कैबिनेट प्रोजेक्शन क्या है। ये भी आपका एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन ही है ना, ये भी आपका क्या है, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, जो जहाँ पे एंगल 45 डिग्री था, अब वो एंगल यहाँ पे देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना 63.43 डिग्री, अब वो एंगल 63.43 डिग्री का है। मीन्स लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 63.43 डिग्री का बनेगा। इसको किससे इक्वल बताया गया है, कॉट इनवर्स 1/2, कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू 63.43 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, 63.43 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और एक चीज़ और लिखा हुआ है, एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन फॉर विच द फॉरशॉर्टनिंग फैक्टर फॉर एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज 1/2। मीन्स प्लेन ऑफ, अगर हम एक्स वाई को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मानते हैं तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा जेड एक्सिस, है ना। तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो जेड डायरेक्शन में जो साइज होगा, है ना, उसके साइज में कितना रिडक्शन होगा, जस्ट हाफ का रिडक्शन होगा। मीन्स जस्ट हाफ जेड डायरेक्शन में जो भी जितनी भी अगर उसकी साइज ओरिजिनल साइज एक्स है तो प्रोजेक्टेड इमेज में उसकी साइज x/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जस्ट हाफ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। ये तो अभी मीन्स एक तरीके का हो गया कि डेफिनेशन हो गया या बेसिक हो गया कि कैवेलियर पोजीशन क्या होता है और कैबिनेट पोजीशन क्या होता है। अब ऑब्लिक पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें मैट्रिक्स कैसे मिलेगा। जैसे हम लोगों ने बात किया था पैरेलल पोजीशन में प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैसे हम लोगों ने निकाला था ना मैथमेटिकली, वैसे ही ऑब्लिक पोजीशन में ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकली। तो इसके लिए आपको ये फिगर इस फिगर को, फिगर 11.11 जो है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो तभी समझ में आएगा क्या है। आइए देखते हैं। एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाई, एक मिनट, ये लिखा ना, एन ऑब्लिक projection is obtained by projecting points along parallel lines that are not perpendicular to the projection plane। ये तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि प्रोजेक्टर लाइन जो है प्लेनर प्रोजेक्शन के
परपेंडिकुलर नहीं होती हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, चाहे वो कैवलियर हो चाहे वो कैबिनेट हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने जैसे पैरेलल प्रोजेक्शन में बात किया था, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और जेड एक्सिस को डिस्कार्ड करना है, मतलब जेड मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पैरेलल प्रोजेक्शन में किया था वैसे ही इसमें कर रहे हैं। जो प्रोजेक्टेड इमेज होगा उसमें जेड डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन कह लो या जेड इक्वल टू जीरो प्लेन कह लो, बात एक ही है। क्लियर है, एक्स वाई प्लेन कह लो या जेड इक्वल टू जीरो प्लेन कह लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये पी ओ बी लिखा हुआ है, पी ओ बी मीन्स ऑब्लिक, पी पॉइंट का ऑब्लिक प्रोजेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया गया है, पी ओ बी से, है ना। इसमें दिख रहा है फिगर 11.11 में ध्यान से देखिए। टॉप पे पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड। इसके बाद राइट हैंड साइड पे पी ओ बी लिखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है एक्स पी कॉमा वाई पी। जेड डायरेक्शन नहीं होगा, जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्टेड इमेज है 3D से 2D में कन्वर्ट हो गया, और जेड एक्सिस नहीं है। जैसे हम लोग पैरेलल में किया था वही वाला पॉइंट ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लेफ्ट में आएंगे जब, तो यहाँ पे पी ओ आर लिखा हुआ है, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है एक्स वाई। तो इसमें इस पॉइंट पी का ऑब्लिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड इमेज भी दिखाया गया है, दैट इज पी ओ बी, और ऑर्थोग्राफिक पोजीशन भी दिखाया गया है, दैट इज पी ओ आर। ऑर्थोग्राफिक पोजीशन का यूज़ करके ही हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वही लिखा हुआ है पी ओ बी, दैट इज इसका कोऑर्डिनेट एक्स पी वाई पी इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट पी, एंड पी ओ आर दैट इज इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन द जेड इक्वल टू जीरो प्लेन। जेड इक्वल टू जीरो प्लेन कह लो या एक्स वाई प्लेन कह लो, बात एक ही है। अब कह रहा है लेट एल बी द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी ओ बी एंड पी ओ आर। इन दोनों प्रोजेक्टेड पॉइंट पी ओ बी और पी ओ आर को मिला दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है, और इसके लेंथ को एल से शो किया गया है, कैपिटल एल लिखा है बीच में। थीटा बी द एंगल मेड बाय द लाइन एल विद द एक्स एक्सिस, है ना। इस लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, थीटा दिख रहा है। ओके, अब एक्स पी और वाई पी की वैल्यू निकाली गई है। एक्स पी क्या है, पी ओ बी का पॉइंट पी का जो ऑब्लिक प्रोजेक्टेड इमेज बन रहा है दैट इज पी ओ बी का कोऑर्डिनेट है एक्स पी और वाई पी। ठीक है ना, एक्स पी और वाई पी। ओके, तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं एक्स पी एंड वाई पी। तो एक्स पी क्या है और वाई पी क्या है, ये कैसे मिलेगा। इस पर सिंपल मैथमेटिक्स लगा हुआ है। एक्स पी देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स पी इक्वल टू एक्स प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्स पी कैसे मिल रहा है, ये एक्स पी ओ आर, जहाँ मान लो ओरिजिन से हम लोग अगर कहीं ओरिजिन होगा लेफ्ट साइड में, वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आते हैं तब तो पी ओ आर मिलेगा। अब उसमें और कितना ऐड कर दें, एक्स में कितना ऐड कर दें, एल कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा लगा दें अगर, तो होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए कॉस थीटा लगाते हैं, वाई डायरेक्शन में जाने के लिए साइन थीटा का यूज़ होगा। तो एक्स पी इक्वल टू एक्स प्लस एल कॉस थीटा हो गया, एंड वाई पी इक्वल टू वाई प्लस एल साइन थीटा हो गया सिंपली। ठीक है, अब हमें एल को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड के टर्म में वैल्यूज़ को लाना है। ठीक है, तो एल को हम अगर रिप्लेस करें तो जेड के टर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पी, ये हमने नीचे भी बना रखा है बाई पेन, इसको देखिएगा नीचे की तरफ, पी ओ आर और पी ओ बी, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना।
इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। सिंपली चाहो, जैसे दीवार है, दीवार हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। दीवार के से थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक आप पॉइंट रख सकते हैं। उस पॉइंट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक दो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करिए। एक तो ऑर्थोग्राफिक मतलब परपेंडिकुलर, दीवार पे जस्ट परपेंडिकुलर आप पॉइंट बनाइए, और एक कुछ एंगल बनाते हुए ऑब्लिक, है ना, दूसरा पॉइंट करिए। अब वो जो दो पॉइंट मिल रहा है दीवार पे, उनको कनेक्ट करिए। वही आपका क्या हो गया, एल, है ना। और ये जो आपने दीवार से थोड़ी दूर पे एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को भी उन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है। तो इस पी का ऑब्लिक प्रोजेक्टेड इमेज से अल्फ़ा एंगल जो मिल रहा है ना, इसी अल्फ़ा का यूज़ किया जाएगा एल को रिप्लेस करने में। तो टेन अल्फ़ा होता है, टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, जेड अपॉन एल। जेड क्या है, उस पी का दीवार से डिस्टेंस, तो वो तो जेड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए इसको जेड रखा गया है। ओके, तो टेन अल्फ़ा हो गया जेड अपॉन एल। यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन टेन अल्फ़ा। और वन अपॉन टेन अल्फ़ा को यहाँ पे L1 एज्यूम कर लिया गया है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड L1। एल इक्वल टू क्या हो गया, जेड L1। अब इस एल की वैल्यू को एक्स पी और वाई पी के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये मिल गया। तो एक्स पी, हमें एक्स पी वाई पी और जेड पी चाहिए था, जेड पी तो ऑलरेडी ज़ीरो है, और एक्स पी वाई पी अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड इंटू L1 कॉस थीटा, और वाई पी इक्वल टू एक्स प्लस जेड L1 साइन थीटा। जेड पी ज़ीरो ही है। अब ये हमारा, ये इसने कॉलम मेजर में लिखा हुआ है ना, इसने कॉलम मेजर में लिखा हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स मिल गया, मैट्रिक्स बनाना कैसे लिखा जाता है ये भी बता चुका हूँ। तो ये आपका एक्स पी वाई पी जेड पी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉलम मेजर ऑर्डर में ये रिप्रेजेंट किया गया है। और यही लिखा हुआ है, दिस इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑन टू जेड इक्वल टू जीरो प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ओके, तो ये था आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन का डेरिवेशन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का डेरिवेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।